सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी तो देखी गई, लेकिन आज कितने पॉइंट्स की मंदी हुई ये हम जानेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद। चूंकि गुज़िश्ता दिनों हमने देखा इलेक्शन के बाद से अब तक 3000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी आ चुकी है। आज जो इंडेक्स है वो 61,000 की सतह से भी नीचे आ गया। इस वक्त क्या सूरत हाल है मार्केट में, कफील से जानते हैं। जी कफील, बताइएगा आज क्या आदादो शुमार रहे, सुबह से कारोबार की क्या पोजीशन रही है? आज ताहाल स्टॉक मार्केट में जो है वो बेहतरी नहीं आ रही है। अगर हम बात कर लें तकरीबन जो नताइज आए हैं उसके बाद से तकरीबन 3,500 पॉइंट मार्केट से निकल गए हैं। और मार्केट आज की अगर हम बात कर लें तो 1400 पॉइंट की मार्केट में कमी हुई थी, तो उसके बाद मार्केट थोड़ी सी रिकवर हुई है। ओवरऑल सिचुएशन क्या है मार्केट में? जिब्रान सरफराज मेरे साथ है। जिब्रान, मार्केट संभल नहीं पा रही है। मार्केट आज भी जो है वो अगर हम बात कर लें 1400 पॉइंट कम हुआ, उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी दिखेगी। क्या कहेंगे ओवरऑल? देखिए, जब से इलेक्शन हुए इसके बाद से तकरीबन पहले दिन 1200, फिर 1800 और आज 1400 पॉइंट। इसके बाद आज थोड़ी रिकवरी देखी गई। इसकी मेन जो मार्केट जो घटी है इसकी बुनियादी वजह जैसे ही इलेक्शन हुए अभी तक कन्फ्यूज़न है, लोग क्लेरिफाई नहीं हो रहा किसकी हुकूमत बनेगी, क्या इनकी पॉलिसी होगी, कौन फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, जो IMF से जो मुज़ाकरात हैं वो मज़ीद किस तरह आगे बढ़ेंगे। तो ये सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर थोड़ा सा एहतियात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं जो तकरीबन मार्केट घटी, अब थोड़ी सी आज रिकवरी देखी गई तो थोड़ा सा बेहतरी आना शुरू हुई है। जैसे ही जो गवर्नमेंट बन जाएगी, इस्टेब्लिश हो जाएगी, तो फिर ये कि मार्केट जो स्टेबल हो जाएगी। और समझते हैं कि जो IMF का प्लान देना था सेक्टर डेट के हवाले से उसको इनकार कर दी गई। दूसरी जानिब ये कि अगर हम ऐसे ही रहा तो कब तक बेहतरी आने के इम्कानात हैं? ठीक, वजारत पेट्रोलियम ने जो IMF के साथ मुज़ाकरात किए थे और जो उनकी जो चल रही थी मुज़ाकरात, तो उसमें कहा गया था कि ये पहले हो जाएगा। अब लेकिन अभी जब नई गवर्नमेंट, अब कह रहे हैं कि नई गवर्नमेंट के साथ जो है ये तय पाएंगे, तो ये सारा कन्फ्यूज़न है जिसकी वजह जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है वो काफ़ी मंदी का शिकार है। ठीक है जी, ये जिब्रान जो है वो मेरे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया। कफील अपडेट कर रहे थे इस मार्केट की सूरत हाल से, जो कि इलेक्शन के बाद से अब तक हमने देखा 3000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी आ चुकी है। क्यों ये कमी आ रही है और अब मार्केट रिकवर कैसे होगी, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। CEO कैपिटल सिक्योरिटीज़ ज़फ़र मोती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये इलेक्शन के बाद से जो एक अनसर्टेनिटी हम हुकूमत साजी में देख रहे हैं, सियासत में देख रहे हैं, उसी का इम्पैक्ट इस वक्त मार्केट पर आ रहा है। 3000 से ज़ायद पॉइंट्स की अब तक कमी हो चुकी है। क्या आने वाले दिनों में ये रिकवरी आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही पॉइंट आउट कर रहे हैं। फंडामेंटली और टेक्निकली हमारी मार्केट पर कोई अफेक्ट नहीं है, लेकिन जो डिसीशन पिछली हुकूमत ने लिए थे इंटीरियम गवर्नमेंट के लिए जो डेट को कम करने के लिए, तो वो अभी तक IMF ने माने नहीं है। और वो जो है उसकी वजह से जो हमारा वो कर्जा है, जो घूमता हुआ कर्जा, क्या बोलते हैं उसको, उसका सर्कुलर डेट, और वो जो है उनका कहना यही है कि अब हम नई हुकूमत के साथ ही हैंडल करेंगे। फिर उसका इकोनॉमिक टच हो गया पॉलिटिकल क्राइसिस से, और यही है कि फंडामेंटली और टेक्निकली रॉन्ग नहीं है हम लोग। डिविडेंड के पे आउट भी अच्छे हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, लेकिन जो हॉच पॉच बना है, जो डेडलॉक हो रहा है, वो लोगों को नर्वस कर रहा है। इवन आज सुबह भी 1400 पॉइंट नीचे जाकर टेस्ट किया गया मार्केट ने 60,000 का लेवल भी। फिर थोड़ी सी उम्मीद हुई कि चीफ मिनिस्टर का ऐलान हो रहा है अपना शाम को KPK का हो गया है बल्कि, और लोगों को एक्सपेक्टेड है कि आज शाम तक कोई ना कोई शेप ऑफ थिंग्स आ जाएंगी गवर्नमेंट की। वो देखने के बाद मेरे ख्याल में जो क्राइसिस और जो जिटरीनेस और जो परेशानी है कैपिटल मार्केट में रुके। लेकिन ज़बर साहब, ये अभी जो भी ऐलानात होंगे, ज़ाहिर है ये इनको ऑफिशियल हैसियत तो नहीं हासिल होगी जब तक असेंबली के इजलास नहीं बुला लिए जाते हैं, वहाँ पर नंबर्स नहीं पूरे हो जाते। और इसमें अभी कोई 2 हफ्ते मजीद लगने हैं। ये 28-29 फरवरी तक अगर ये मामला इसी तरह चलता है तो उसमें मार्केट इसी तरह गिरती रहेगी। आज हमने 61,000 से नीचे जाते मार्केट को देखा है, कहीं गिरते गिरते ये 55-56,000 तक तो नहीं पहुँच जाएगी? भाई आज 61 नहीं 60,000 को भी गिरते देखा है। सुबह मैं कह रहा हूँ आपको 1400 पॉइंट मार्केट डाउन हो गई थी और एकदम पैनिक की सिचुएशन थी, क्योंकि ऑल्दो फॉरेन फंड्स वालों ने कल भी एक्टिविटी दिखाई थी, आज भी वो एक्टिविटी दिखा रहे हैं और आज भी उन्होंने परचेसिंग ऑर्डर्स दिए हैं। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन ये है कि ये टेस्टिंग हो रही है, लेकिन ये है कि भले 2 हफ्ते उसका मसला हो चले, इशू जो चलना है अपना असेंबली के आने का, नंबर गेम हमको बता रहे। नंबर गेम से लोगों को हो जाएगा कि नई हुकूमत जो आएगी, मखलूत हुकूमत, वो किन किन की आएगी
और ये सबसे बड़ा जरूरी स्टेप है। 2 हफ्ते तक तो जाहिर है मार्केट को डोलड्रम्स में नहीं देख सकते, नहीं तो बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। सही। और जफर साहब, ये जो पॉइंट्स की कमी आ रही है, इंडेक्स इतना नीचे जा रहा है, क्या इसका ये मतलब भी लिया जाए कि जो सरमायाकार हैं वो अपना पैसा भी निकाल रहे हैं, उनका एतमाद क्या कम होता जा रहा है, आगे एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी वो देख रहे हैं अगर कोई कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो? देखिए, अनस्टेबिलिटी तो नजर आ गई है, इसमें राइटिंग ऑन द वॉल है। कोएलिशन गवर्नमेंट भी नजर आ गई, राइटिंग ऑन द वॉल है। किसी को भी मेजॉरिटी वो मिला नहीं है, सब अपने अपने गीत गा रहे हैं, ठुमरियां कर रहे हैं। अपना मुश्किल ये है कि ऐसे सिचुएशन में इकोनॉमिक टर्न अराउंड, डेब्ट की सर्विसिंग, लो हायर इंटरेस्ट रेट को देखना, इन्फ्लेशन को देखना, गैस की प्राइसेस को देखना, अपना इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस का मसला, फ्यूल की अभी एडजस्टमेंट आएगी दोबारा, ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल बढ़े, ये कौन करेगा? तो ये देखते हुए लोगों को घबराहट होनी जाहिर है कि एक तो हम सिक मैन ऑफ एशिया बन गए हैं, जैसे लास्ट सेंचुरी में टर्की को कहा जाता था सल्तनत उस्मानिया में सिक मैन ऑफ यूरोप, तो हम सिक मैन ऑफ एशिया तो बन गए हैं। अब हम और कोई मिस एडवेंचर हैंडल नहीं कर सकते। और मैं कई प्रोग्रामों में कहा कि पाकिस्तान इलेक्शन से पहले जितने प्रोग्रामों में था कि कोई मिस एडवेंचर की जगह ही नहीं है। तो अब ये मिस एडवेंचर को खत्म करें, एक साथ मिलकर इकोनॉमी पर ध्यान दें और बिजनेस एज यूजुअल कर दें, और हनीमून पीरियड तो इस हुकूमत को कुछ मिलेगा ही नहीं। लेकिन जफर साहब, ये बताएगा कि कोलिशन गवर्नमेंट के जो 2 पिछले हमने अभी ट्रैक रिकॉर्ड्स देखे, एक पीडीएम की और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उसमें भी बिजनेस कम्युनिटी के लिए कोई खास फ़ायदा नहीं मिला। उसमें भी हमने स्टॉक मार्केट को कोई खास ऊपर जाते नहीं देखा, बल्कि जब ये पिछली निगरान गवर्नमेंट आई तो उसमें फिर ये स्टॉक मार्केट अपने एक ऑल टाइम हाई पर गई। तो अगर ये इस तरह की कोई कोलिशन गवर्नमेंट आती है तो ओवरऑल इकनॉमी की फिर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्या स्टॉक मार्केट रिकवर हो सकेगी? क्या सरमायाकारों का एतमाद मार्केट पर दोबारा से बहाल हो सकेगा? देखिए, जो इंटीरियम गवर्नमेंट आई ना, वो सख्त डिसीजन लेने की एबिलिटी रखती थी। अब लोगों को एक हुकूमत, और वो भी कोएलिशन हुकूमत, सख्त कैसे डिसीजन लेगी, IMF से कैसे हैंडल करेगी, ये 300 यूनिट कहाँ से फ्री देगी, ये सस्ता आटा, टमाटर, प्याज ये कैसे देगी, ये रमजान जो अभी खड़ा है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान लूट खसूट का मुल्क बन जाता है एक रिलीजियस कंट्री के होने के बावजूद, उसको कैसे हैंडल करेंगे? ये सब तो अभी नई हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, 1 घंटे का भी हनीमून पीरियड नहीं मिलेगा, ये फौरन उनको काम पर लगना पड़ेगा। और जो लोग डर रहे हैं वो इसी वजह से डर रहे हैं। और जबरदस्त, ये IMF की जो 3rd इंस्टॉलमेंट थी उसका रिव्यू ज़ाहिर पहले फरवरी में होना था, वो ऑलरेडी डिले होकर मार्च में चला गया। अगर वो मजीद डिले होता है तो उससे फिर कितना इम्पैक्ट एक नेगेटिव क्रिएट होगा मार्केट के ऊपर? क्या उससे भी मार्केट में एक गिरावट सामने आ सकती है अगर वो IMF की किस्त बर वक्त नहीं आती पाकिस्तान के पास? तो यही तो डर है ना। मैं तो कई प्रोग्रामों में ये कहा कि किसी तरह डॉक्टर शमशाद को ही कैरी ऑन कराएं और उनको सेनेट की एक सीट दे जल्दी से जल्दी, ताकि वो अपना वर्क करते रहे। IMF उनको पसंद भी करता है और IMF को ये टीम पसंद भी है जो लास्ट है इंटीरियम गवर्नमेंट की, और वो शी नोज व्हाट शी इज डूइंग, तो इसका फायदा उठाए। अब हम कहीं पर भी IMF को नाराज करके या IMF के डीले की वजह से बैंक्रप्सी को रोमांटिसाइज नहीं कर सकते। और जफर साहब, जो $1.1 बिलियन अभी अगले माह पाकिस्तान को मिलने हैं, इसकी इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी में क्या अहमियत है, ज़रूरत कितनी है? और इससे जो चंद जो एक आप समझें कि जो चीदा जो फ़ायदे होंगे, अगर आप वो बता सकें, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को इससे कितना फ़ायदा होने जा रहा है? ये तो आपकी ब्रीदिंग स्पेस है, ये आपके लिए कोई फायदा है कि नहीं है, ये तो आपको सांस लेने की जगह है। ये जितने आ रहे हैं 1 बिलियन यहाँ से और 700 मिलियन वहाँ से, ये अभी तो आपको खड़ा करने की कोशिश करी जा रही है कि आपको अपने पाँव पर थोड़ा खड़ा किया जाए। बिसाखियाँ तो दे दी गई हैं आपको, और बिसाखियाँ 1948 से दी गई हैं, लेकिन अभी तो वो पुरानी बिसाखियाँ टूट गई हैं और ये नई जो है ये देने को तैयार नहीं है, तो बड़ी मुश्किलात में है। हमको इसमें फायदे का, हम तो ये कहते हैं कि भाई ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए पाकिस्तान को, वो भी गनीमत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जफर मोती साहब CEO कैपिटल सिक्योरिटी मौजूद थे और कह रहे थे कि ये सिर्फ एक ब्रीदिंग स्पेस है। अगर IMF की अगली इंस्टॉलमेंट बर वक्त पाकिस्तान को मिल जाती है, नई गवर्नमेंट को जल्द अज जल्द फॉर्म होना चाहिए और जो इकनॉमिक टीम है उसको बर वक्त और दुरुस्त फैसले करने चाहिए। और गुज़िश्ता कई साल से हम ये देख रहे हैं कि मुल्क को संगीन मौशी चैलेंजेस का सामना रहा है। अब उसमें मुल्क की मईशत की तरक्की के साथ साथ गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करने के लिए SIFC को बनाया गया था। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम की गई थी, जिसके हमने बहुत मुस्बत नताइज
नताइज भी देखे, मगर मौशी इस्तेहकाम की तरफ अब अहम कदम सियासी मुफाहमत है और अब वो वक्त आ चुका है कि तमाम सियासी जमातों को मजीद मुस्तहकम और एक जामे सियासी माहौल बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, वापस आएंगे। अली फरीद ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है के ट्रेड के माहिर माशियात हैं, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू भी करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। तो SIFC के क़याम के बाद से अरबों डॉलर्स की पाकिस्तान में राह हमवार हुई है और ये अगर इन्वेस्टमेंट मुस्तकबिल में हो जाती है तो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत एक मुस्तहकम सूरत हाल पैदा हो सकती है। ख़ासतौर पर UAE से जो मुआहदे तय पाए हैं 20 से 25 अरब डॉलर और फिर चीनी कंपनीज़ ने भी 30 अरब डॉलर्स की यकीन दहानी कराई है। अब इस पूरी सूरत हाल पर नई हुकूमत को किस संजीदगी के साथ काम करना होगा, पहले ज़ाहिर हुकूमत बने, फिर इकनॉमिक टीम तश्कील पाए और फिर यह सिलसिला आगे बढ़ेगा, तो इसमें कितना वक्त लगेगा और कितना वक्त लगना चाहिए। अली फरीद ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली फरीद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये SIFC जिसका क़याम जून 2023 में सामने आया, इससे पहले पाकिस्तान की मईशत और इसके बाद जो पाकिस्तान की मईशत में तब्दीलियां रोनुमा होने जा रही हैं, अली फरीद साहब पहले तो ज़रा उस पर कमेंट कीजिएगा, क्या क्या मुस्बत तब्दीलियां इसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, पहले तो हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि जो SIFC का क़याम है, ये पाकिस्तान इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की हमेशा से डिमांड रही है, डिमांड और रिक्वायरमेंट रही है। वो डिमांड इसलिए रही है और रिक्वायरमेंट इसलिए रही है क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल सर्टेनिटी नहीं रही। इन्वेस्टर्स एक हुकूमत से बातचीत शुरू करता है, नेगोशिएट करता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, अगली हुकूमत आती है और कहती है कि हम इसको ऑनर नहीं करेंगे। इस वजह से 2005-6 के बाद पाकिस्तान में एक भी प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई। हर हुकूमत ने कहा कि हम आके इन्वेस्टमेंट लेंगे, हर हुकूमत ने कहा कि आके अपने आने से पहले कहा कि हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, मगर 2005-6 से पाकिस्तान में एक भी प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई। आपको याद होगा कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की प्राइवेटाइजेशन मुशर्रफ टाइम पर वो एक लास्ट डील थी जिस पे बातचीत हो रही थी और वो नहीं हो सकी और उसके बाद से एक भी डील नहीं हुई। जबकि यहाँ तक कि कराची इलेक्ट्रिक की डील जो शंघाई इलेक्ट्रिक चाइनीज इतनी बड़ी कंपनी खरीदना चाहता था वो आज तक कंप्लीट नहीं हो सकी। तो जब भी फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आते हैं, वो आके इन्वेस्टमेंट की बात करती है, वो उनकी एक ही कंप्लेन होती है कि हम बात करें तो किसके साथ बात करें। पिछले 5 सालों में आपके 7 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए हैं, तो हम किसके साथ डील करें। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाकिस्तान में SIFC का क़याम हुआ और जिसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने SIFC में, जैसे आपको पता है कि हर इदारे के रिप्रेजेंटेशन है, वो ब्यूरोक्रेसी से भी है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी है और आर्मी से भी है। तो ये गवर्नमेंट ने एक कमिटमेंट दी, पाकिस्तान स्टेट ने एक कमिटमेंट दी कि हम आपको कंटिन्यूटी देंगे, हम आपको अश्योरेंस देंगे, हम आपको इस बात की अश्योरेंस देंगे कि आपके साथ जो डील्स होती हैं, जो नेगोशिएशन होती है, हम उसको ऑनर करेंगे। और ये नहीं होगा कि आज आप डील करते हो और 2 साल बाद कोई नई हुकूमत आती है और वो उसको आपके जो डील है उसको ऑनर नहीं करेगी। तो सर्टेन इन्वेस्टर्स सर्टेनिटी चाहते हैं और उसके लिए SIFC का एक इफेक्टिव काम करना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आएगी। सही, लेकिन अब अली साहब वही, इसके लिए फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अभी कितनी ज़रूरी है। अब अगर हम 6, 7, 8 जमातों पर मुश्तमिल एक हुकूमत बनती देखते हैं और उसमें से किसी एक जमात का फिर हम फाइनेंस मिनिस्टर देखते हैं, उसके पास कितना मैंडेट होगा, उसके पास कितने इख्तियारात होंगे, वो इन तमाम चीज़ों को प्रॉपर डील कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, विद इन टाइम डिसीजंस हो सकेंगे नहीं हो सकेंगे। तो ये बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है आने वाली हुकूमत पर SIFC को लेकर, या फिर वो SIFC एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि अपने तौर पर चलता रहेगा। जी, तो SIFC का कायम करना का मकसद ही यही था। मैं इस वक्त पेरिस में बैठा हुआ हूँ, मैं मुख्तलिफ ममालिक पर जाके इन्वेस्टर से बात करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। और जैसे मैंने बोला कि उनकी सबसे बड़ी क्रिटिक ये होती है कि हम बात करें तो किससे करें। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दी, जो ये वर्ड्स है दूसरे मुल्क, सऊदी अरेबिया में मुझे लोगों ने बोला, इन्वेस्टर से बोला कि आपके मुल्क में पिछले 5 सालों में 7 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो गए हैं और जो भी फाइनेंस मिनिस्टर आता है वो पहली कॉल हमें करता है कि हमें आप फाइनेंशियल एड दे दें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए SIFC का क्रिएशन हुआ है और आई होप एंड आई एम अज्यूमिंग दैट SIFC विल बी दैट इंस्टीट्यूशन जो एक कंटिन्यूटी प्रोवाइड कर सकेगा ताकि पॉलिटिकल चेंजेस जो मर्जी हो, इकोनॉमिक फ्रंट पे इकोनॉमिक पॉलिसी में स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी हो। इसी वजह से इसको क्रिएट किया गया है। और इसकी मैं आपके शो में पहले भी मिसाल दे चुका हूँ कि इंडिया ने एग्जैक्टली सिमिलर अप्रोच फॉलो की कि उनकी पॉलिटिक्स 90s में दे वर अबाउट टू डिफॉल्ट और उनको IMF के पास जाना पड़ा, उनको अपना गोल्ड जो है वो रखना पड़ा, गोल्ड को रख कर पैसा रेज करना पड़ा। मगर उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि जो मर्जी पॉलिटिकल चेंजेस आए वो इकोनॉमिक साइड पर डिसीजन मेकिंग को पॉलिटिकल नॉइज से दूर रखेंगे। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है। मैं होप ये कर रहा हूँ कि अभी जो नई गवर्नमेंट आएगी वो भी SIFC के साथ स्मूथली काम करेगी और
जो हम इन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन की डील्स चल रही हैं उस पे काम चलता रहेगा। That's the whole purpose of creating और अली भाई साहब ये बताइएगा कि जो ग्राउंड रियलिटी की तरफ अगर देखें तो वाकई ये हम एक रियलिस्टिक अप्रोच है कि 70 अरब से 100 अरब डॉलर्स के करीब SIFC के थ्रू पाकिस्तान में आएंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के मसाइल हल हो जाएंगे, और ये कब तक हो सकेगा? और इसके लिए ज़ाहिर है कि तमाम सियासी जमातों को भी एक होना पड़ेगा कि हमारे मुल्क का जो सबसे अहम मसला इकोनॉमी का, उसके हल की तरफ जाएँ, संजीदगी से गौर करें। तो ये कितना अरसा दरकार होगा इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए? 3 पॉइंट्स है। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है ग्राउंड रियलिटी का, तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि आज हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। आज से 7-8 महीने पहले तक हमारी इकोनॉमी डिफॉल्ट करने वाली थी और हमें IMF से एक इमरजेंसी फंडिंग मिली, और हर एनालिस्ट, हर इकोनॉमिस्ट, इवन IMF खुद ये खदशा जाहिर कर रहा था कि पाकिस्तान इकॉनमी डिफॉल्ट कर जाएगी। डिफॉल्ट का हमारी लोगों पर, हमारी इकॉनमी पर, हमारे बिजनेसेस पर इतना बुरा सिचुएशन पड़ेगी। अगर आपको याद हो तो श्रीलंका में उनके पास डिफॉल्ट करने के बाद पैसे नहीं थे कि वो स्कूल के एग्जाम करा सके, ताकि क्योंकि पेपर खत्म हो गए थे। तो ऐसी सिचुएशन को हमने अवॉइड किया है। उसके बाद SIFC का क्रिएशन, मैंने कुछ अखबारों में और कुछ सोशल मीडिया पे हाथों पे ऐसा इंप्रेशन लिया जाता है कि ये कोई आर्मी की तरफ से कोई एंटिटी बनाई गई है। अब हमें याद रखना चाहिए कि ये एंटिटी इन्वेस्टर्स की वजह से बनी है। ये हम जैसे इन्वेस्टर जब जाते हैं, और जो हमारे क्लाइंट्स हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जब वो जाते हैं पाकिस्तान में, तो उनकी डिमांड थी कि हमें एक स्टेबिलिटी दे दो ताकि हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सके। आपका सवाल था कि 70 से 100 बिलियन के जो नंबर है क्या वो रियलिस्टिक है? वो बिल्कुल रियलिस्टिक है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, माइनिंग में, एग्रीकल्चर में, टेक्नोलॉजी में, तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और वैल्यूएशन बड़ी चीप है। मतलब पाकिस्तान बड़ी अट्रैक्टिव मार्केट है। मगर इशू यही है कि अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो किससे नेगोशिएट करे, किससे बात करे और किसकी ज़बान को ट्रस्ट करे, क्योंकि आप एक हुकूमत के साथ डील करते हैं और अगली हुकूमत आते ही उस डील को कैंसिल कर देती है। इस वजह से जब हम इन्वेस्टर से बात करते हैं, बड़े बड़े कंपनी से बात करते हैं, वो कहते हैं हम तुम्हारे मुल्क में डिस्पाइट द पोटेंशियल हम नहीं इन्वेस्ट कर सकी क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है। उस सारी फीडबैक की वजह से हुकूमत ने, पाकिस्तान स्टेट ने ये कमिटमेंट दी, और जिसमें आर्मी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसे कमिटमेंट दी कि हम आपको स्टेबिलिटी देंगे, हम आपको एक लीगल फ्रेमवर्क देंगे, हम आपको एक ऐसी कंटिन्यूटी देंगे और ऐसा फ्रेमवर्क देंगे जिसको हम ऑनर कर सके। जिसके बाद बाहर के इन्वेस्टर्स ने, जैसे सऊदी अरेबिया, UAE, चाइना और बाकी मुल्क में शामिल हैं, उन्होंने कहा कि हम वी कैन कंसिडर इन्वेस्टिंग इन योर कंट्री। तो इसलिए बड़ा जरूर अभी इस चीज का स्टार्ट हुआ है, और मुझे आई एम स्टिल वेरी होपफुल कि जो इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट्स हैं वो आएंगी, मगर उसके लिए बड़ा जरूरी है कि हम बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करने लगते हैं रिजल्ट को, और अपने एक्सट्रीम रिजल्ट को। अब हमारे कॉमन मैन का जो इस वक्त बेसिक इशू है वो है इन्फ्लेशन, वो है बेरोजगारी। तो ये इस इन्वेस्टमेंट को आप एक आम आदमी के इशू से कैसे कनेक्ट करेंगे? यानी ये सरमायाकारी हो गई 25 अरब डॉलर, 30 अरब डॉलर, 40 अरब डॉलर की, उससे किस तरह से जॉब्स क्रिएट होंगी, उससे किस तरह से महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकता है? यानी एक आम आदमी के मसाइल इस SIFC के थ्रू क्या हल होने की तरफ जाएंगे? जी, यही आपका काम, मीडिया का काम है कि लोगों को एजुकेट करें कि जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो जब ही जॉब्स मिलेगी, जब जॉब्स मिलेगी तो जब ही आपकी स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी कि आप अपने बच्चों के लिए अच्छा स्पेंड कर सकते हैं, उनको अच्छे स्कूलों में भेज सकते हैं और आप एक तरक्की की तरफ जा सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आती तो दूसरा जो हमारी आउटकम। अच्छा अली फरीद साहब, ये इस वाले सवाल, इस जवाब पर जरा हम डिटेल से बात करते हैं, छोटे ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर अली फरीद साहब से गुफ्तगू के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।